नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द नाइट स्टोरीज चैनल पर। और आप सुन रहे हैं ऑटो शंकर की दास्तान मेरे इस खास प्रोग्राम में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि ऑटो शंकर ने पुलिस स्टेशन में ही डीजीपी के सामने ही इंस्पेक्टर चिन्मयानंद शेट्टी को गोली मार दी। अब आगे। शंकर, तूने पुलिस स्टेशन के अंदर ही ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर चिन्मयानंद को गोली मार दी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों डीजीपी साहब, यहाँ पर हमारे अलावा और है भी कौन? आप बचाओगे ना मेरे को, मैं क्यों बचाऊंगा? और वैसे भी शंकर, तूने इंस्पेक्टर चिन्मयानंद को गोली मारी है। क्यों? मेरे को उसकी शक्ल नहीं पसंद थी, इसीलिए मार दिया। अगर आप कहो तो उसकी लाश के साथ भी वही करूं जो मैं अक्सर बाकी लाशों के साथ करता हूं। बाकी लोगों के साथ? इसका मतलब इससे पहले भी तुम मर्डर कर चुके हो शंकर। बिना मर्डर किए हुए इतना बड़ा जिगर कैसे हो सकता है भला? आप बिना डीजीपी साहब जानते सब कुछ हो फिर भी। तभी डीजीपी विक्रम बोलता है, हवलदार आरी, इस लाश को ठिकाने लगा दो। तभी ऑटो शंकर बोलता है, हवलदार, तेरे को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात होने दो। पुलिस स्टेशन के पीछे जो जंगल है, उसी जंगल में इस लाश को जला देंगे मिट्टी का तेल डालकर। डीजीपी विक्रम उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा है। शंकर, तू बहुत खतरनाक है। खैर हवलदार आरी, अरेस्ट कर लो शंकर को। डीजीपी साहब, आप मुझे अरेस्ट करेंगे? शंकर ऑन ड्यूटी, तूने उसे गोली मार दी और ड्यूटी ड्यूटी होती है। तुमने हमारे सामने ही हमारे इंस्पेक्टर को मार डाला और हम तुम्हें सलाखों के पीछे ना करें? ऐसा कैसे हो सकता है? डीजीपी साहब, लगता है आपने मेरे को कच्चा खिलाड़ी समझ लिया है। एक मिनट, अभी बताता हूँ। शिवादी भाग कर आता है। हाँ शंकर अन्ना, कैसेट लेकर आए हो ना फिल्म की? हाँ शंकर अन्ना, बैग में ही रखी हैं, ये रही। तभी डीजीपी विक्रम बोलता है, यहाँ तुम मुझे फिल्म दिखाना चाहते हो शंकर? हाँ डीजीपी साहब, एक वीसीआर की व्यवस्था कर देते तो एक कमाल की फिल्म दिखाता मैं आपको। नहीं, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी शंकर। हवलदार, अरेस्ट कर लो शंकर को। एक मिनट, वीसीआर ना सही, मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफी ही दिखा देता हूँ। शिवाडी, फ़ोटो दिखा। शंकर अन्ना, ये लो। ऑटो शंकर उसे फ़ोटो दिखाता है। ये देखिए डीजीपी विक्रम साहब, रंगरलिया बहुत खूब मनाते हैं आप। क्या मस्त मस्त पोज हैं आपके लौंडियों के साथ। दोस्तों, वो उस डीजीपी ने खुद के साथ बिताई गई उस लड़की के साथ रासलीला वाली फ़ोटोज़ देखकर चौंक जाता है और डर जाता है। ये सब क्या है? इसका मतलब वो सब कुछ तेरा प्लान था और तूने जानबूझकर लड़कियां भेजी थी और फ़ोटो खींच ली। सिर्फ फ़ोटो ही नहीं, बहुत अच्छे से वीडियोज़ भी हैं, लेकिन अभी तेरे पास वीसीआर नहीं है तो फ़ोटो ही देख ले तू डीजीपी। अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा शंकर। मत छोड़, ये फ़ोटो और वीडियो मैं सारे मद्रास को दिखा दूंगा और फिर तेरी नौकरी भी नहीं बचेगी। तू चाहता क्या है शंकर? साफ साफ बोल। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे शांति के साथ करने दिया जाए। तू अपना काम करता रहे और मैं अपना काम करता हूँ। ना ही तुम मुझे डिस्टर्ब करे और ना ही मैं तुझे डिस्टर्ब करूँगा। हैप्पी? डीजीपी विक्रम सोचता है और बोलता है, ठीक है, तू अभी निकल शंकर यहाँ से। ठीक है डीजीपी साहब, ये हुई ना बात। समझदार को इशारा काफ़ी। चल शिवादी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हवलदार आरी बोलता है, सर, शंकर को इस तरह से खुला नहीं छोड़ना चाहिए आपको। आप एक डीजीपी हैं। हवलदार,
तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। जी सर। तो दोस्तों, इस तरह धीरे धीरे ऑटो शंकर जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी थे, सबके पास अपने कोठे से खूबसूरत लड़कियां भेजने लगा और उनकी फ़ोटो और वीडियोस चुपके से निकालने लगा, ताकि वक्त आने पर वो उन फ़ोटोज़ और वीडियोस का इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ मद्रास शहर में लड़कियां अचानक गायब होने लगी, जिसका पता किसी को भी नहीं चल रहा था। टीवी पर एक न्यूज़ चल रही है। नमस्कार, आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका दौरे पर निकलेंगी और कुछ परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगी। भारत ने पाकिस्तान को 13 रनों से हरा दिया है। पाकिस्तान में लोगों ने अपनी टीवी तक फोड़ दी है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, मद्रास शहर में एक एक करके 9 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला है कि वो लड़कियां आखिर कहाँ गई। उनके माँ बाप और परिवार वाले बहुत ही परेशान हैं। पुलिस भी कुछ पता नहीं कर पा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, ये न्यूज़ प्रियंका मोदी वही लड़की देख रही थी और अचानक से उसने टीवी बंद कर दी। वो परेशान है। हो ना हो, ये 9 लड़कियां उन्हीं ऑटो वालों ने गायब की हैं और उसका नाम मैं और उस हो ना हो, ये 9 लड़कियां उन्हीं ऑटो वालों ने ही गायब की है और उसका मेन सरगना ऑटो शंकर, जिसका वो दोनों लड़के बार बार नाम ले रहे थे। उसको तो मैं एक बार पकड़वा कर ही रहूँगी। बस एक बार पता चल जाए कि वो दिखता कैसा है, रहता कहाँ है। तभी दोस्तों महेंद्र नाथ बोलता है, प्रियंका बेटी, मेरी बेटी पिछले 1 हफ्ते से लापता है। उसका कुछ नहीं पता चल रहा। वो काम के लिए घर से बाहर निकली थी, तब से वापस ही नहीं आई। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है, फिर भी पुलिस कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। महेंद्र अंकल, सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बल्कि 9 लड़कियां गायब हुई हैं, जिनका किसी को कुछ नहीं पता। सभी के माँ बाप को इकट्ठा करना होगा और पुलिस स्टेशन जाना होगा और शक्ति के साथ उनसे बात पेश आना पड़ेगा, तभी पुलिस हमारी कुछ मदद करेगी। तुम ठीक कह रही हो बेटी, ऐसे शांत बैठे रहने से कुछ नहीं भी होगा। मैं उन 9 लड़कियों के माँ बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सभी यहीं आसपास ही रहते हैं। ठीक है अंकल, आप सभी को इकट्ठा करो और बताओ कब चलना है पुलिस स्टेशन। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है बेटा। प्रियंका, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है अंकल। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऑटो शंकर अपने रूम में बैठा हुआ है। लैंडलाइन फ़ोन रिंग होता है। ऑटो शंकर फ़ोन उठाता है। हेलो। दूसरी तरफ एमएलए कृष्णा देवरकुंडा है। ऑटो शंकर, मैं कृष्णा देवरकुंडा। अरे एमएलए साहब, कैसे हैं? अरे ऑटो शंकर, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि शंकर, ये जो शहर से जो 9 लड़कियां गायब हुई हैं वो तूने ही गायब की हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो आप एमएलए साहब? अरे शंकर, फालतू में बनने की कोशिश मत कर। मुझे पता है तेरे कोठे में ही होंगी वो 9 लड़कियां। मेरे कोठे की तलाशी ले लीजिए, वो 9 लड़कियां नहीं मिलेंगी यहाँ पर, जिनकी गुमशुदा रिपोर्ट थाने में दर्ज है। कुछ भी हो शंकर, ऊपर से प्रेशर है। सारा शक तेरे ऊपर ही है। तुझे गिरफ्तारी देनी ही पड़ेगी। चुपचाप दे दे, वरना ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे तेरे साथ, और सारे धंधे भी तुझसे छीन लूँगा मैं, क्योंकि सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। ड्रग्स के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, कोठे, रेस्टोरेंट, जो भी तू चाहता है, जो भी तू चलाता है, सब कुछ मेरा है। नहीं नहीं एमएलए साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
मैं गरीब ऑटो वाले से इतना अमीर अपनी मेहनत से बना हूँ। माना कि उसमें आपने मेरे बहुत साथ दिया है, मदद की है, लेकिन अगर आपने सब कुछ छीन लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा ना एमएलए साहब। छोड़ दीजिए मुझे। यही सुनना चाह रहा था ना तू एमएलए? लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, ना ही मैं ऐसा कुछ कहूँगा। मैं शाम को आता हूँ तेरे ऑफिस, तुझे फिल्म दिखानी है एक, उसके बाद तू ऐसी बातें करना भूल जाएगा। 2 कौड़ी के एमएलए। इतना कहकर ऑटो शंकर ने फ़ोन रख दिया। उधर कृष्णा देवरकुंडा चिल्ला रहा है, शंकर शंकर, ये मुझसे किस तरह की बात कर रहा है तू आज, शंकर। लेकिन ऑटो शंकर ने तो फ़ोन कट कर दिया था। तभी कृष्णा देवरकुंडा के पास उसका मैनेजर वेंकटेश आ जाता है और बोलता है, सर मैंने पहले ही कहा था ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। वेंकटेश तू टेंशन मत ले, सब कुछ मेरे हाथ में है, आने दे उसे। इधर एमएलए ऑटो शंकर का इंतज़ार कर रहा था। उधर दूसरी तरफ ऑटो शंकर, शिवादी वीसीआर लेकर साथ में चल। ठीक है शंकर अन्ना, वीसीआर रेडी है, कार में सारा सामान रख, मंत्री के ऑफिस चलते हैं। ठीक है शंकर अन्ना, आइए। दोनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। ये गोली किसने चलाई? शिवादी गन निकाल ले अपनी। शंकर अन्ना शायद आपका कोई पुराना दुश्मन होगा, कोई भी हो तो गोली चला। शिवादी मार सालों को। तो शिवादी ने धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अन्ना 4 को निपटा दिया मैंने भी 10 गिरा दिए। इनकी बॉडी का क्या करे शंकर अन्ना? दोस्तों शिवादी और ऑटो शंकर गाड़ी चलाते हुए ही गन फायरिंग कर रहे थे। तभी ऑटो शंकर बोलता है, चुपचाप गाड़ी चलाता रहे, ऑफिस पहुंचना है, लाशों को पड़ा रहने दे यहीं, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती शिवादी। ठीक है शंकर अन्ना। तभी दोस्तों बोलो वहाँ पहुँच जाते। गाड़ी रोक शिवादी। क्या हुआ शंकर अन्ना? बाहर निकल शिवादी। दोनों लोग बाहर निकल आते हैं गाड़ी के। तभी शिवादी बोलता है, साला ये तो यामीन लश्कर है, इधर आ। तो तेरे आदमी गोली चला रहे थे यामीन लश्कर। तभी दोस्तों यामीन लश्कर बोलता है। दोस्तों यामीन लश्कर कौन है ये आप जानने के लिए आपको पहला दूसरा एपिसोड सुनना होगा, तभी आप समझ पाएंगे यामीन लश्कर कौन था। यामीन लश्कर बोलता है, ऑटो शंकर मेरे नहीं सलाउद्दीन के आदमी तुझ पर गोली चला रहे थे और मैं भी तुझ पर ही गोली चला रहा था, लेकिन अब मैं अकेले बचा हूँ। मैं कुछ नहीं से कह सकता, अब मार दे मुझे। तभी ऑटो शंकर बोलता है, तू एक बात बता यामीन लश्कर, मैंने तो तुझे दादर में गोली मार दी थी जिसकी वजह से मुझे जेल भी हुई थी जब मैं पहली बार मुंबई गया था, और तू जिंदा कैसे बच गया? और बीच में तू कई बार मुझे दिखा भी, मुझे लगा शायद मेरे मन का भ्रम हो, लेकिन आज तू मिल गया। अब बता नाटक क्या था? ऑटो शंकर मुझे पता है कि अब तू मुझे मार देगा, इसलिए सच ही बोल देता हूँ। हाँ बोल। ऑटो शंकर जब तू पहली बार बम्बई आ रहा था तब दादर स्टेशन के पहुँचने से पहले ट्रेन में तुझे रानी मिली जो कि एक हिजड़ा थी। वो तुझसे बार बार पैसे मांग रही थी और तुझे गुस्सा दिला रही थी ताकि तू उसके साथ कुछ करे। हाँ याद आया। फिर आगे क्या हुआ? दादर स्टेशन उतरते ही तुझे मैं मिल गया, वहीं पर रानी भी आ गई। हाँ जल्दी बोल, उसके बाद उसके आगे क्या? तो दोस्तों आगे की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए ऑटो शंकर ए सीरियल किलर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं या फिर इसी कहानी का नया अगला पार्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।
और आप हमारी कहानी जल्द से जल्द सुन पाएँ। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।